नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है, लेकिन कुछ परिवर्तन प्रकृति के विपरीत भी चलते हैं और एक ऐसा ही परिवर्तन को समर्पित हमारा कार्यक्रम है कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा रिश्ता परिवर्तित नहीं हुआ है, बल्कि और मजबूत होता चला गया है। तो चलिए इस रिश्ते को और मजबूती प्रदान करते हैं अपने आज के कार्यक्रम के माध्यम से और देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि अब जो मौसम चल रहा है कृषि के लिए वो है रबी का। रबी की बुवाई हमारे सारे ही किसान भाई कर चुके हैं, लेकिन कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं जिनको करने से आप अपनी खेती में भरपूर पैदावार प्राप्त कर सकें, जैसे कि इल्ली से बचाव कैसे किया जाए, कौन सी दवा का छिड़काव करें, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें, इन सभी बातों की जानकारी दे रहे हैं आज आपको हमारे विशेषज्ञ, जो कि डॉक्टर राजमोहन शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजमोहन शर्मा, वैज्ञानिक पादप प्रजनन एवं आनुवंशिक विभाग, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा। आज हम आपसे चर्चा करेंगे चने की फसल से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, कैसे हम खेती करें, किन तकनीकों को अपनाएं, इन सब चीज़ों की हम चर्चा आज किसान भाइयों से करेंगे। और दूसरा ये कि कौन से किसान भाइयों को चने की फसल लेना चाहिए, किन के लिए चने की फसल उपयुक्त है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। क्यों चने की फसल लेना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश में चना उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 स्थान है और पूरे विश्व में हमारे देश का प्रथम स्थान है चना उत्पादन में, और उसमें भी मध्य प्रदेश जो है पूरे विश्व का 1/4 चने उत्पादन का करता है। इसलिए मध्य प्रदेश की जो जलवायु है और जो मिट्टी है वो चने के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा, चना जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब चने में 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए ये हमारे दालों का एक अभिन्न हिस्सा होता है, प्रोटीन हमारे खाद्यान्न का अभिन्न हिस्सा होता है। हमारी डाइट में जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा हमारे शरीर उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसलिए चने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी डाइट में। दूसरा, जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन नहीं है या सीमित सिंचाई है, 1 या 2 पानी दे सकते हैं, उनके लिए चने की खेती वरदान है। तीसरा, ऐसे किसान भाई जो अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अधिक लाभ कमाना चाहते हैं कम लागत में, क्योंकि चने की फसल से जो चने का समर्थन मूल्य होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो बहुत अधिक होता है दूसरी फसलों के मुताबिक के कंपैरिजन में, जैसे गेहूं के कंपैरिजन में। तो मंडी में या लोकल मार्केट में भी आप इसको 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच सकते हैं आराम से। और दूसरा, जो काबली चना होता है, छोले वाला बड़ा चना, वो तो 8 से 10 हज़ार रुपये क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बिकता है। और माल्स में आप देखेंगे कि 150 रुपये के 1 किलो का पैकेट आपको माल्स में काबली चने का, छोले वाले चने का मिलता है। तो इस हिसाब से चने की खेती करना एक बहुत लाभदायक है और सीमित साधनों से आप चने की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चने की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जो किसान भाइयों को लगाना चाहिए। देखिए, अभी आप लोग किसान भाई जो हैं वो ज़्यादातर JG 315, JG 63, जाकी 9218, आपका राधे, पूसा विशाल, इन सभी वैरायटी का आप उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वैरायटी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। जैसे JG 315 लगभग 30 वर्ष पहले विकसित की गई थी, 30 साल से भी ज़्यादा की वैरायटी हो गई है। जैसे जैसे वैरायटी पुरानी होती जाती है, उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जाती है, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। इसलिए किसान भाइयों को नई प्रजातियां प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। जो किसान भाई अभी इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हो सकता है उनकी फसल 1-2 माह की हो चुकी हो, लेकिन जिन किसान भाइयों ने अगले वर्ष के लिए प्लानिंग करनी है, तो उन्हें कौन कौन सी वैरायटी आप ले सकते हैं, कौन सी वैरायटी का प्रबंध कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम, जो इस समय बहुत प्रचलित वैरायटी है पिछले 5 वर्षों के अंदर में, जो है JG 12। ये JG 12 वैरायटी जो है 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज इससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसमें उकटा से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है। तो एक बहुत अच्छी प्रजाति है JG 12।
इसके बाद एक नई प्रजाति है JG14। JG14 की खास बात ये है कि ये उच्च तापमान के लिए उपयुक्त है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में विंटर में तापमान अधिक होता है, मतलब ठंड कम पड़ रही है, तो उन क्षेत्रों के लिए हम ये वैरायटी उपयुक्त है। दूसरा, जिन किसान भाइयों को देर से बोनी करना है, जिन्होंने आपकी धान या अरहर की फसल लगाई है, उनका खेत नवंबर तक खाली नहीं हो पाया, तो उनको देर से बोनी के लिए भी ये JG14 वैरायटी उपयुक्त है। उच्च तापमान में सहनशील एकमात्र ऐसी वैरायटी है यह JG14 जो कि उच्च तापमान को भी सहन कर सकती है, तो उच्च तापमान में इसकी हमें अधिक उपज प्राप्त होगी। दूसरा एक वैरायटी है JG36। ये अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है, निकली हुई है वैरायटी JG36। जैसे मैंने चने में बताया कि 20 से 25% चने में प्रोटीन पाया जाता है। JG36 एकमात्र ऐसी वैरायटी है जिसमें 26% से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मतलब हाई प्रोटीन वाली वैरायटी है JG36। दूसरा, इसमें 2 बीमारी जैसे उकटा के लिए प्रतिरोध क्षमता होती है। दूसरा, ड्राई रूट राट होता है जिसमें कि जड़ सूख जाती है, और जड़ सूखने के बाद जड़ काली पड़ जाती है, और उसको भी हम इसमें कुछ मात्रा में इसके प्रति भी इस वैरायटी में प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है। दूसरी एक और वैरायटी है जो कि अभी पिछले वर्ष विकसित की गई है। अगले वर्ष, अगले रबी सीजन मतलब 2021 रबी सीजन में ये वैरायटी आपको मिल जाएगी। अभी बीज उत्पादन प्रोग्राम हम ले रहे हैं। इसका क्या समस्या आती थी, इस वैरायटी को विकसित क्यों किया गया, मैं उसके पीछे बता रहा हूँ कि गेहूं में आप कंबाइन से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन चने के लिए ऐसी कोई वैरायटी नहीं थी जिसको हम कंबाइन से या मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग कर सकें। जब चने की फसल पककर तैयार होती है मार्च अप्रैल में, तब हमारे पास मार्च के समय में लेबर की बहुत समस्या होती है। आजकल जो किसान भाई बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं चने की, वो इस समस्या का सामना करते हैं कि उनको समय पर लेबर नहीं मिल पाते, तो फसल नहीं काट पाते। तो चने की जितनी भी मैंने वैरायटी बताई वो सब कंबाइन से हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए ये वैरायटी हमने ऐसी निकाली है जिसकी लंबाई जो है, हाइट होती है, वो 70 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा, इसमें जो फलियां लगती हैं वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर लगती हैं। ऊपर लगने के कारण इसको हम मशीन से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये वैरायटी मशीन से कंबाइन से हार्वेस्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरा, 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 25 क्विंटल तक हम इससे उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैरायटी का नाम है JG24। ये अगले सीजन में, जो रबी सीजन आने वाला 2021 का, इसमें आपको इसका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसी साल अभी विकसित होके, मतलब इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। ये वैरायटी जो बताई मैंने, ये सारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा विकसित की गई हैं। इसके अलावा राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा जो वैरायटी विकसित की गई हैं, जैसे RVG 202, RVG 203, RVG 204, ये भी आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी हैं। इसके अलावा IRI पूसा नई दिल्ली जो संस्थान है कृषि का, उसके द्वारा एक वैरायटी पूसा चिकपी निकाली गई है, वो भी इसका बीज भी उपलब्ध हो चुका है। इसके अलावा राहुरी से कृषि विश्वविद्यालय से एक फुले विक्रम वैरायटी निकाली गई है चने की, जो मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित है। इसका भी किसान भाई हमारे उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं। अब देसी चने के बाद हम बात करते हैं काबुली चने की। काबुली चने में, जैसे मैंने बताया, छोले वाला चना या काबुली चना, काबुली चने की कौन कौन सी वैरायटी आप लोग ले सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, एक अभी जो किसान भाइयों के पास ऑप्शन थे, उनमें एक था JGK1, JGK2 और JGK3। लेकिन अब हमारी एक नई प्रजाति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, वो है JGK5। ये बहुत अच्छी प्रजाति है। 15 क्विंटल तक आप इससे उपज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसका दाना अभी तक के जितने भी काबुली की वैरायटी हैं उनसे सबसे बड़ा है, मतलब इसके 100 दानों का वजन करीब 55 ग्राम है। तो छोले बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है JGK5। इसके अलावा राजमाता कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी RVKG 101, RVKG 111 विकसित की गई हैं। तो यदि आप काबुली चने की वैरायटी लेना चाहते हैं उत्पादन कार्यक्रम में, तो आप राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की ये वैरायटी या JGK5 दोनों में से
कोई भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है। रबी की फसलों से बनने वाले उत्पाद हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इन्हीं उत्पादों के बदौलत हम अपनी कृषि को लाभ का सौदा साबित कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय की जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, जो कि हैं डॉक्टर अपर्णा शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी का मौसम चल रहा है। मौसम थोड़ा ठंडक वाला है, थोड़ा कुनकुनी धूप का है और वहीं हल्की मिली जुली हवा चल रही है। ऐसे मौसम में हमें प्रकृति ने भी बहुत से ऐसे खाद्य उत्पाद दिए हैं जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और जो हमें इस मौसम में स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। मुख्य रूप से अगर अनाज की बात की जाए तो इस मौसम में हम किसान भाई, हमारी बहनें गेहूँ, चना इत्यादि बोते हैं। उससे मुख्य फसलों के रूप में गेहूं और चना उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस मौसम में हमारे कुछ कृषक भाई अलसी की फसल लेते हैं, ज्वार उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं और जई लेते हैं। ऐसे मौसम में इन फसलों को अगर हम भोजन के रूप में प्रयोग करें, खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करें, तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी रहते हैं और हमारे जो इस मौसम में हमारे दिनचर्या में बदलाव होता है, जिसकी वजह से हमें हमारी पाचन प्रक्रिया बदल जाती है। हमारी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो कई बार बढ़ जाती हैं, क्योंकि रबी का मौसम ठंडक का मौसम है, सर्दी का मौसम है। इस समय दिन भी छोटे हो जाते हैं, हमारी दिनचर्या भी बदल जाती है। हम जानते हैं कि दिन छोटे होने के साथ साथ हम घरों में जल्दी दुबक जाते हैं, ठंडक हो जाती है, तो खाने पीने की हमारी आदतें भी बदल जाती हैं। ऐसे में अगर हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हमारे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें, अपने भोजन के रूप में प्रयोग करें, तो हमें बहुत से स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे और हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी हमें हमारी सेहत को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गेहूं का तो साधारणतः हम प्रयोग आटे के रूप में करते हैं, चने से हम बेसन बना लेते हैं। अब हमारे कुछ कृषक भाई जब ज्वार, बाजरा, जई इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो कई बार सोचते हैं कि बाज़ार में पता नहीं इसकी हमें सही कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये उनकी एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ इस बारे में ही जानकारी देना चाहूँगी कि ज्वार, बाजरा और इस तरीके की जो फसलें हैं उसको भी उगा के और उसकी अच्छे से प्रसंस्करण प्रक्रिया करके हमारे कृषक भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जिससे कि उनको जो उन्होंने ये अपनी अतिरिक्त फसल, जो मुख्य फसलों के अतिरिक्त फसलें अगर लगाई हैं तो उसमें उनको अतिरिक्त धन लाभ भी हो सकता है। अगर हम बात करें बाजरे की, बाजरा साधारणतः हम कभी आटे के रूप में प्रयोग करते हैं या उसको हम साधारणतः हमारे गांव में देखा जाता है कि उसको या तो रोटी के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, आटा बना लिया जाता है। और हमारे कृषक भाई अगर उसको सही दाम पे नहीं बेच पाते हैं तो कई बार वो पशुओं को भी उसको खिला देते हैं। लेकिन बाजरे से आप बहुत से खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। जैसे हम धान को फुलाकर फूली बनाते हैं, उसी तरीके से आप बाजरे को फुलाकर उसकी फूली बना सकते हैं। उससे आप गुड़ की पट्टी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, उससे आप पंजीरी बना सकते हैं। और उससे अगर हमारी कृषक बहनें चाहें तो उससे पोहा भी बना सकती हैं। पोहा बनाने से उसका प्रयोग हम लोग नाश्ते के रूप में भी कर सकते हैं, उसके हम मीठा खाद्य पदार्थ भी खा सकते हैं और उसका हम नमकीन भी बनाकर खा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे कृषक बहनें, हमारे भाई अगर ज्वार का अगर खेती कर रहे हैं तो वो उसको भी अच्छे दामों में उसके
अच्छे दामों में उसके प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। ज्वार का प्रयोग भी हम आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस आटे को अगर हम चाहें तो उससे हम पंजीरी बना सकते हैं। ज्वार के आटे से हम मठरियाँ बना सकते हैं जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और हमारे घर में हमारे जो बाहर जो हमारे कर्मचारी लोग जो काम करते हैं, आजकल हमारे बच्चे पढ़ने इधर उधर जाते हैं, उनको हम मठरियाँ बना के दे सकते हैं। नमकीन कई प्रकार की नमकीन बना के दे सकते हैं। तो ये जो ज्वार है, बाजरा है, ये पौष्टिक बहुत है। इसमें रेशे की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये स्वास्थ्यवर्धक बहुत है। इसके साथ ही जई, आपने सुना होगा आजकल हमारे बाज़ारों में बड़े बड़े जो बहुत महंगे महंगे पैकेट्स में मिलते हैं, ओट लोग खाना पसंद करते हैं। ये ओट और कुछ नहीं है, हमारे किसान भाई जो जई उगाते हैं, ये वही ओट है, वही जई है जिसको आजकल हम लोग नाश्ते के रूप में ओट का प्रयोग करते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि आज मैंने ओट का सेवन किया है, आज मैंने ओट का दलिया खाया है। ये और कुछ नहीं है। हमारे किसान भाई इसको बहुत ध्यान से सुन सकते हैं कि ओट और कुछ नहीं है, ये जई से बना हुआ पोहा है और आप इसको साधारणतः घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको जई का, बाजरे का, ज्वार का पोहा बनाना है तो आप इसको थोड़े से अतिरिक्त पानी में रात भर भिगो के रख सकते हैं। सुबह उसको पानी से नितार दीजिए और थोड़े से ज़्यादा पानी में, जैसे हम चावलों को उबालते हैं उस तरीके से अतिरिक्त पानी डालकर उसको थोड़ा सा उबालकर नरम कर सकते हैं। उसके बाद उसको छान लीजिए। छान कर आप चाहें तो उसको, जो हमारे घर में साधारणतः रसोइयों में हमारे कड़छी रहती है या जो पतली नरम सतह वाला जो हमारे पास कोई बर्तन इस तरीके का होता है, तो उससे दबा दबा कर हम उसको पतला कर सकते हैं पोहे के प्रकार में बना के, और उसको एक बिछावन पे सुखाने के लिए रख दीजिए। तो आप, हमारी कृषक बहनें और हमारे कृषक भाई, इस तरीके से अपने घर पर भी ये पोहा तैयार कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अगर घर पे प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसमें अतिरिक्त जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनको साथ मिलाकर इसका दलिया के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो हमारे दाने हैं, जई है, ज्वार है, बाजरा है, इसका धान के जैसा जो हम फूली बनाते हैं उसी तरीके से फूली बना के इसके लड्डू बनाए जा सकते हैं, इसकी गुड़पट्टी बनाई जा सकती है और किसी भी अतिरिक्त नमकीन के साथ अभी इसको मिलाकर हम इसका सेवन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो अनाज है ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और आप इसका प्रयोग आप किसी भी समय खाने के लिए कर सकते हैं, जो हमारी सेहत को लाभ भी देगा और उसको सुरक्षित रखने में हमारी मदद भी करेगा। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आप खबरें खेती देखिए, फिर मिलते हैं दोबारा। किसान भाइयों नमस्कार, खबरी खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के बासमती शरबती को मिलेगा जीआई टैग। राजधानी में करेली का गुड़ महका। मध्य प्रदेश में सेब फल लगने की संभावनाएं। मिर्च को रोग मुक्त रखें और प्रशिक्षण के बाद अंगूर लगाएं किसान। और अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शरबती गेहूं और बासमती चावल को जीआई टैग देने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब दुगने उत्साह से किसान शरबती गेहूं और बासमती चावल की फसल लेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। जीआई टैग के लिए विगत 12 वर्षों से मध्य प्रदेश लड़ाई लड़ रहा था, अब जाकर आंशिक सफलता मिली है, जिसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है। केंद्र सरकार की एजेंसी
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल और शरबती गेहूं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई आपत्ति वापस लेने का निर्णय लिया है। एपीडा के इस निर्णय से अब कृषि मंत्रालय द्वारा जीआई टैग शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है, क्योंकि एपीडा ने उक्त दोनों फसलों के मंजूरी के प्रस्ताव कृषि मंत्रालय को भेज दिए हैं। मध्य प्रदेश का करीब 40% बासमती चावल जीआई टैग मिलते ही अमेरिका और कनाडा भेजा जा सकेगा। इससे प्रदेश के करीब 4 लाख किसानों को फायदा होगा। एपीडा की गत 5 जनवरी को हुई बैठक में फैसला किया कि अब मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने के मामले में अपनी आपत्ति वह वापस लेगा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा जिले में बासमती धान होती है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान अब कनाडा, अमेरिका में बासमती चावल बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि एपीडा के निदेशक और चेयरमैन को भी बताया गया है कि नर्मदा की तलहटी में बहुत अच्छा बासमती होता है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत गत दिनों भोपाल, इंदौर में 3 दिवसीय गुड़ मेले का आयोजन किया गया। भोपाल में मेले का शुभारंभ पूर्व संचालक कृषि डॉक्टर जीएस कौशल ने किया। मेले में गाडरबारा की तुअर दाल, करेली का गुड़, बालाघाट का चावल विशेष आकर्षण का केंद्र बने। गुड़ कई फ्लेवरों में आया, जिसे आम जनता ने काफी पसंद किया। भोपाल हाट में शुरू हुए मेले में लगभग 30 से अधिक किसान आए। मेले में करेली के किसान श्री शुभम कौरव अपने साथ देसी गुड़ और अदरक फ्लेवर का गुड़ लेकर आए। उन्होंने कहा कि अदरक का बना गुड़ करीब 3 साल से वो बना रहे हैं, जो ठंड में काफी लाभदायक होता है। इसमें जैविक अदरक को पीसकर निकले रस को गुड़ में डाला जाता है। नरसिंहपुर से आए किसान श्री राकेश दुबे अपने साथ 6 फ्लेवर के अजवाइन, लौंग, सौंठ, काली मिर्च और लेंडी पीपर से बने गुड़ लाए। साथ ही वे खांड भी लेकर आए थे, जिसे लोग शक्कर की तरह रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों की सघनता एवं विविधता ही सफल एवं सतत कृषि प्रणाली की रणनीति हो सकती है, जो लघु एवं सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि कर सकती है। इस दिशा में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने निरंतर शोध और प्रयोग से जवाहर मॉडल विकसित किया। जवाहर मॉडल में फसलों के प्लास्टिक की बोरियों में ऑर्गेनिक विधि से करीब 26 उत्पाद एक साथ लिए जा रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मोनीत थॉमस ने बताया कि जवाहर मॉडल के तहत जबलपुर तथा आसपास के जिलों में सेब की खेती की संभावनाओं को पहली बार अनुसंधान के तहत लिया गया है। इसके अलावा कपास को बोरों में उगाकर एक अच्छा अनुभव एवं संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं। पान को भी इसी प्रकार प्रदर्शित किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के जवाहर मॉडल प्रक्षेत्र में कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन ने सेब की किस्म हरिमन 99 का रोपण किया। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सेब की खेती हो रही थी, किंतु वैज्ञानिक तकनीक के जरिए अब मैदानी क्षेत्रों में भी सेब की खेती संभव हो गई है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में यह खेती सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी इसकी असीम संभावनाएं हैं। मिर्च की नर्सरी डालने का उपयुक्त समय चल रहा है। बीज उपचार कर नर्सरी डालने पर रोग मुक्त फसल तथा अच्छा उत्पादन मिलता है। कई बार मिर्च फलों में काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं या कई बार फल झड़ने लगते हैं। इसका कारण सिरों की कलियां मुरझाकर गिर जाती हैं। पौधों की बढ़वार पर भी विपरीत असर होता है। यह शीर्ष से नीचे की ओर बढ़ती हैं। पत्तियों, फलों, कलिकाओं सभी पर असर होता है। फलों पर काले धब्बे बनते हैं तथा सड़न पैदा करते हैं। नियंत्रण के लिए नर्सरी लगाने के पूर्व बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो का आवश्यक रूप से करें। पुरानी फसल के अवशेष जलाकर नष्ट करें। खड़ी फसल में ब्लाइटॉक्स या कोई भी ताम्रयुक्त फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करना चाहिए। अंगूर की खेती करने वाले किसानों की संख्या मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रही है। जहां तक सफलता का सवाल है तो अंगूर उत्पादन का सही फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जो पहले प्रशिक्षण लेते हैं और अनुभवी किसानों से अनुभव बांटते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अंगूर लगाने की इच्छा रखने वाले किसान भाई पहले प्रशिक्षण ज़रूर लें। अंगूर लगाने का यह उपयुक्त समय चल रहा है। पूसा सीडलेस तथा ब्यूटी सीडलेस अंगूर की अच्छी किस्में हैं। इन्हें लगाने के लिए 75 गुणा 75 सेंटीमीटर चौड़े तथा गहरे गड्ढे तैयार कर लें। प्रत्येक गड्ढों में गोबर खाद डालें तथा 1 किलो सिंगल सुपरफास्फेट 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालें। गड्ढे 2 गुणा 2 मीटर दूरी पर बनाएं। बेल चढ़ाने के लिए तारों का पंडाल बनाना पड़ता है। बेलों की कटाई एक विशेष अवस्था में करने से अच्छे फल आते हैं। अब मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। कई जिलों में अंगूर की खेती की जा रही है।
और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। चने के खेत में स्वयं उगे सोयाबीन के पौधों को उखाड़ डालें ताकि सोयाबीन की चौड़ी पत्तियों पर चने की इल्ली अंडे न दे सके। गेहूं में पहली सिंचाई बुवाई के 21 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पर करें। सब्जी फसलों में किसान कीटों की रोकथाम करें। कृषि यंत्रों का अधिक प्रयोग कर धन व श्रम की बचत करें। शाम के समय खेत में दक्षिण पश्चिम कोनों पर धुआं करें। पाले से फसल बचाने के लिए सचेत रहें। पशुपालक पशुओं को समय पर टीका लगवाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने जानकारी प्राप्त की कि रबी की फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं, साथ ही साथ रबी की फसलों के उत्पाद किस प्रकार से तैयार किए जाएं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा पता लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके पत्रों का इंतजार भी तो हमें बना रहता है। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।